डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में होता है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट में पीपीएम भी कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में होता है, मीन्स वेरी लेस क्वांटिटी में होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं उसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, और पार्ट्स पर मिलियन को शॉर्ट में हम पीपीएम कहते हैं। ठीक, अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, तो पार्ट्स पर मिलियन में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो पार्ट्स पर मिलियन, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर पार्ट। ठीक, पर मीन्स अपॉन, एम मीन्स मिलियन। ये देखिए, आप इस बात को जानते हैं कि ऊपर यहाँ पर हमेशा सॉल्यूट होता है और नीचे हमेशा यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। आप ये भी जानते हैं कि जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो हम 1 सपोज करते हैं। तो देखिए, पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन किस तरह किया जाता है। 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड 1 मिलियन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। 1 part of solute is dissolved 1 million solution is called parts per million. Million means 10 लाख होता है। यहाँ जो पार्ट है या फिर पार्ट्स है, उसका रिलेशन मास और वॉल्यूम से होता है। पार्ट्स पर मिलियन को डिटरमाइन करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अगर हम चाहें वॉल्यूम के कंसर्न से इसको देखें तो फार्मूला हो जाएगा पीपीएम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। वंस मोर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये जो फार्मूला है ये पार्ट्स पर मिलियन को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल को लेने के लिए 1 किलोग्राम सी वाटर कंटेन्स 1 किलोग्राम सी वाटर कंटेन्स 5.8 into 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन। 1 किलोग्राम सी वाटर में 5.8 into 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन अगर उसमें प्रेजेंट है तो हम उसका जो पार्ट्स पर मिलियन है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 5.8 into 10⁻³ ग्राम ये ऑक्सीजन है जो सॉल्यूट है, और यहाँ पर 1 किलोग्राम सी वाटर है, ये सॉल्यूशन है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो फार्मूला है आप यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट में आएगा 5.8 into 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन, और यहाँ अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन में 1 किलोग्राम सी वाटर मीन्स 1000 ग्राम सी वाटर आ जाएगा,
इंटू 10⁻⁶। आप जानते हैं -3 है और ये +3 है। इस -3 को अगर हम अपॉन में लाते हैं तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा, देखिए 5.8 इंटू 5.8 -3 को अगर हम नीचे लाते हैं ये, और ये +3 है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁶। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5.8 है, यहाँ पर 10⁶ है, और यहाँ क्या था, यहाँ देखिए यहाँ पर है 10⁶। अब इस 10⁶ से इस 10⁶ को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ क्या बचता है, ओनली 5.8। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा यहाँ पर 5.8। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन होता है 5.8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन सॉल्यूशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमने पार्ट्स पर मिलियन को हमने डिटरमाइन किया, ये आपने देखा। ठीक, अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन की जस्ट बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये क्या होता है, आप जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, इसके मिडिल में हमने यहाँ पर एसपीएम को लगा दिया, यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ पर सॉल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस हम जानते हैं द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन बाय द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये देखिए यहाँ पर जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल है इसका स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ बाय द एसपीएम, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम ये जो सॉल्यूशन है इसके पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। देखिए ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये सॉल्यूशन में इंटर ना करे, इसकी एंट्री सॉल्यूशन में ना हो। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन का पिस्टन है हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल प्रेशर जब आप लगाते हैं सॉल्यूशन के पिस्टन पर तो इस सॉल्वेंट की इस सॉल्यूशन में एंट्री प्रिवेंट हो जाती है। तो इस एक्सटर्नल प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यह है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में इसको अगर आप ध्यान से देखें, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस तो होगा मगर रिवर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा। कैसे, आप जरा ध्यान से देखें इस डायग्राम को। इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशन में मूव कर रहा है। आपने सॉल्यूशन के पिस्टन पर इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है कि जिसकी वजह से सॉल्वेंट की सॉल्यूशन में जो फ्लो है वो रुक गया, यानी कि सॉल्वेंट अब सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, उसको हमने प्रिवेंट कर दिया ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर। तो जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ये सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, यानी कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है, लेकिन अब आप इस सॉल्यूशन के पिस्टन पर इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा यहां पर प्रेशर लगाते हैं। इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा
जब आप इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट होता है, अब एसपीएम के थ्रू इस प्योर सॉल्वेंट की तरफ वो मूव करने लगता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ। तो इसे कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होता है? आपने देखा होगा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जो ओशन होता है यानी कि सी होता है, उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं या फिर उसमें अदर इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हम ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो एसपीएम हम यूज़ करते हैं वो सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई होती है, ताकि वो ज़्यादा प्रेशर को बियर कर सके। और यही वजह है कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में हम जो एसपीएम यूज़ करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, वो सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई होती है। ठीक, तो ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर रिवर्स ऑस्मोसिस तो ठीक है, मगर अगर हमने ऑस्मोसिस को नहीं पढ़ा हो तो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया था ऑस्मोसिस, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सॉल्यूशन बाय द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक, ये ऑस्मोसिस है। अगर हम ऑस्मोसिस को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कंटेनर लिया, इसके मिडिल में हमने यहाँ पर एसपीएम को लगाया, यहाँ पर हमने लिया सॉल्यूशन और यहाँ पर भी लिया हमने सॉल्यूशन। मान लो यहाँ जो सॉल्यूशन है ये लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है और यहाँ जो सॉल्यूशन है वो हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो क्या होगा कि इस लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट होगा वो एसपीएम के थ्रू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में स्पॉन्टेनियस फ्लो करेगा। तो ये भी क्या है? ऑस्मोसिस है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो of solvent molecule from the lower concentrated solution to the higher concentrated solution by the SPM is also called osmosis। अब यहाँ जो ऑस्मोसिस है इसके टाइप कितने हुए? तो आंसर मिलता है कि एक होता है एंडो ऑस्मोसिस, सेकेंड नंबर पर आता है एक्सो ऑस्मोसिस और थर्ड नंबर पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को अभी आपने स्टडी किया। अब यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस को और एक्सो ऑस्मोसिस को एक बार हम फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम एंडो ऑस्मोसिस को समझते हैं। एंडो ऑस्मोसिस मीन्स आउटसाइड, एंडो ऑस्मोसिस मीन्स इनसाइड एंड एक्सो ऑस्मोसिस मीन्स आउटसाइड। इनसाइड का मतलब ये होता है कि इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के इनसाइड इंटर करता है। आउटसाइड का मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, वाटर यानी सॉल्वेंट है, वो एसपीएम के थ्रू बाहर की तरफ मूव करता है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम एक किशमिश लेते हैं। ये देखिए, ये एक किशमिश है। इसकी अपर लेयर एसपीएम की होती है। जब इसको हम किसी ऐसे कंटेनर में डाल देते हैं जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो,
तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट वाटर इस एसएम के थ्रू इसके अंदर इंटर करेगा, ये देखिए, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाएगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम एंडो ऑस्मोसिस। अब हम एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने एक एग लिया, ये देखिए ये एग है, इस एग में एक सॉल्यूशन होता है, उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन ज़रूर होती है। इस एग को भी हम एक ऐसे कंटेनर में लेते हैं जिसमें NaCl सॉल्यूशन होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये जो NaCl सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन इस एग में प्रेजेंट जो सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हायर कंसंट्रेशन, ठीक। और एग की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर कम है, तो ये जो SPM है इसके थ्रू इस एग में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ यानी आउटसाइड बाहर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से इस एग का साइज श्रिंक हो जाएगा। इसको कहेंगे हम एक्सोऑस्मोसिस, यानी आप समझ रहे हैं यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस मीन्स इनसाइड, ये वाटर इनसाइड, ठीक। और एक्सोऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, यानी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस एस्पिम के थ्रू बाहर की तरफ निकल कर आएगा, ऑस्मोसिस चलता रहेगा, सॉल्वेंट आता रहेगा बाहर, एक कंडीशन ऐसी आएगी ऑस्मोसिस प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा सॉल्वेंट अब NaCl सॉल्यूशन में आ चुका होता है, जिससे इस एग के अंदर अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल ही रिमेन रहते हैं, जिससे इसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और ये जो एग है ये हार्ड हमें नज़र आएगा, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको ये हार्ड दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर अभी आपने पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स पर मिलियन, ठीक। पार्ट्स पर मिलियन के बाद हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हमने पढ़ा है यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को भी हमने स्टडी किया। ऑस्मोसिस के हमने 3 टाइप देखे, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है मोल फ्रैक्शन। ये देखिए ये है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट का मतलब होता है कि यहां पर सॉल्यूट आ सकता है या फिर सॉल्वेंट आ सकता है, यानी दोनों में से कोई एक। नीचे क्या आएगा, यहां पर आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक। तो यहां पर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ये आएगा। अगर आपको स्क्रीन पर कुछ नजर आ रहा है, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और यहां पर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नजर आ रहा है, तो कहने का मतलब यहां पर यह है
कि देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट का मतलब ये होता है सॉल्वेंट होगा या फिर सॉल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सपोज हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट ए एंड बी। आपको पता है ए सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स सपोज एन ए हैं और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एन बी हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, मोल फ्रैक्शन को एक से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर आएगा एन ए, नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो ना भाई, ये डेफिनेशन देखिए आप, ये देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट और नीचे क्या आएगा डियर, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो इसीलिए ऊपर यहाँ पर अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल हम सॉल्वेंट के ही लिखते हैं, लेकिन अपॉन में हम दोनों को लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं एक्स बी, तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, देखिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, यहाँ पर होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस, अब एन बी एक्स बी की जगह इतनी वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ होगा एन बी, यहाँ पर होगा एन ए प्लस एन बी। आप एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लेंगे डियर तो क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू यहाँ होगा एन ए प्लस एन बी और अपॉन में यहाँ होगा एन ए प्लस एन बी। इसको डिस्कार्डेड कर दो, यानी काट दो, ये आपने काट दिया, ठीक है। आपने इसका एलसीएम लिया था ना, तो एन ए प्लस एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी तो आएगा ही, इसको आपने डिस्कार्डेड कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो इस इक्वेशन से हमने सीखा द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज इज यूनिटी, यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एंड सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये हमने स्टडी किया अभी मोल फ्रैक्शन। ठीक, थैंक यू।